पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार झारखंड के जनजातीय विद्रोह के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने पहाड़िया, तिलका मांझी, तमार, चेरो, हो, कोल ये देख लिया था। संथाल भी देख लिया था। इसके बाद मुंडा मुख्य है, जो कि मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। संथाल भी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट था, जिसको हम लोगों ने देख दिया। अब मुंडा देखते हैं। ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के कारण जनजातीय विद्रोह होता है। उसके बाद किसान विद्रोह होता है, जैसे सैनिक विद्रोह होता है और नागरिक विद्रोह होता है। तो जनजातीय विद्रोह पढ़ रहे थे, जिसमें मुंडा विद्रोह आता है। मुंडा विद्रोह मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसमें परिचय, कारण, घटनाक्रम और परिणाम के अनुसार देखेंगे और निष्कर्ष। तो घटनाक्रम में दो प्रकार से होते हैं। पहले तो आंतरिक सुधार के लिए उत्पन्न होता है यह विद्रोह, लेकिन जिसमें सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार आता है। लेकिन इसी के दौरान जब लगता है मुंडा को, यानी सिद्धू कान्हू को, कि इसका मतलब विकसित प्रभाव नहीं पड़ रहा है हमारे समाज पे, तो इससे ये राजनीतिक सुधार का रूप ले लेता है और एक बड़े विद्रोह के रूप में उत्पन्न होता है। तो पहले परिचय में देखते हैं। परिचय का क्षेत्र छोटा नागपुर था। वर्ष 1895 से 1900 के बीच हुआ। नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया और उसका विशेषता था कि इसे उलगुलान यानी बड़ा हलचल के नाम से जाना जाता था। कारण क्या था? तो औपनिवेशिक शासन की नीतियाँ, शोषणकारी नीतियाँ। ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के विरोध में हुए जनजातीय विद्रोह में सबसे बड़ा उच्चतम चरण वाला मुंडा विद्रोह के रूप में ये उत्पन्न हुआ। छोटा नागपुर के मुंडा समुदाय द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1895 से 1900 के बीच ब्रिटिश सत्ता को गंभीर चुनौती देने के लिए यह विद्रोह किया गया। ये सबसे बड़ा उच्चतम चरण यानी सबसे बड़ा विद्रोह के रूप में, जनजातीय विद्रोह के रूप में सामने आया। इसका कारण क्या था? तो अस्थायी बंदोबस्त, उच्च लगान दर, भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया, झूम कृषि पर प्रतिबंध, ऋण संकट आदि ने मुंडा आर्थिक आत्मनिर्भर व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जिसके कारण ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश द्वारा स्थापित न्याय, पुलिस और सैन्य व्यवस्थाओं ने जनजातीय शोषण को बढ़ावा दिया और उनके शोषणकारी समुदायों को संरक्षण दिया। सामूहिक जनजातीय व्यवस्था, जैसे खुट्टी कट्टी प्रथा, जिसमें वो लोग समूह में खेती करते थे या जमीन पर मालिकाना हक सामुदायिक होता था, उसको समाप्त कर दिया गया उसके विरोध में। और सामाजिक धार्मिक मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के तथा धर्मांतरण को प्रोत्साहन करना, ये प्रमुख मुख्य कारण थे जिनका कारण ये विद्रोह उत्पन्न हुआ। घटनाक्रम दो भागों में बांटकर होता है। पहले आंतरिक सुधार के रूप में उत्पन्न होता है, फिर राजनीतिक विद्रोह का रूप ले लेता है। तो आंतरिक सुधार के अंतर्गत 1895 से 1899 के बीच होता है। बिरसा मुंडा ने गुरु आनंद पांडे, जो कि वैष्णव धर्म के पुजारी थे या जानकार थे, गुरु थे, इनके द्वारा दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा उसे कहते हैं जब धार्मिक ज्ञान को कोई प्राप्त करता है तो उसे दीक्षा कहते हैं। जब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव या साइंटिफिक ज्ञान उत्पन्न लेता है तो उसको शिक्षा कहते हैं। एकेडमिक ज्ञान को शिक्षा कहते हैं और ये धार्मिक ज्ञान को दीक्षा कहते हैं। तो बिरसा मुंडा ने गुरु आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने मुंडा समाज में व्याप्त सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने आत्म सुधार, नैतिक सुधार, मांस त्याग, मदिरा त्याग आदि को लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने यानी सुधारने का प्रयास किया। धार्मिक क्षेत्र में आडंबरों का विरोध किया। बहुदेववाद की जगह पर सिंह बोंगा, जो कि सिंह मतलब एक और बोंगा मतलब देवता, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया या स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने स्वयं को ईश्वरीय अवतार बताया और धरती आबा के रूप में अपने आप को स्थापित किया, जिससे मुंडा समाज में उनके प्रति आस्था एवं समर्पण बढ़ गया। उसके बाद जब ये सामाजिक सुधार कर रहे थे आंतरिक सुधार के अंतर्गत, उसके बाद जब उसका प्रभाव उचित नहीं लगा तो राजनीतिक विद्रोह का रूप लिया, जो कि 1899 से 1900 के बीच ये
राजनीतिक विद्रोह का रूप लेता है। बिरसा मुंडा ने आंतरिक सुधार में ब्रिटिश शासन को अवरोध माना। उन्होंने ब्रिटिश शासन की समाप्ति तथा स्थानीय मुंडा राज्य की स्थापना के लिए को लक्ष्य बनाकर संगठन का निर्माण किया। लगभग 6000 मुंडा सदस्यों ने परंपरागत हथियारों की सहायता से ब्रिटिश केंद्रों पर हमले किए। 1899 में क्रिसमस की रात सबसे गंभीर हमला किया गया। सैकड़ों ब्रिटिश मारे गए, लेकिन ब्रिटिश ने क्रूरता पूर्वक इसको दमन कर दिया। दमन चक्र के मतलब ब्रिटिश जो थे क्रूर दमन चक्र के कारण वर्ष 1900 में विद्रोह को समाप्त कर दिया या दमन कर दिया। 9 जून 1900 को जेल में हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई और अंततः विद्रोह समाप्त हो गया। इसके परिणाम क्या रहे तो खूटी कट्टी व्यवस्था पुनः लागू किया गया। खूटी एवं गुमला को अनुमंडल घोषित किया गया। 1908 में छोटा नागपुर में काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। काश्तकारी अधिनियम का अर्थ है कि वहाँ की किसान ही जमीन खरीद बेच सकते हैं, कोई बाहरी या दीकू वहाँ का जमीन खरीद नहीं सकता है। बेगारी प्रथा समाप्त किया गया। धर्मांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया। निष्कर्ष क्या रहा तो ब्रिटिश शासन के विरोध में मुंडा विद्रोह सबसे सशक्त एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह को उलगुलान अर्थात महान विद्रोह की संज्ञा दी गई। इसके बाद कुछ बाहरी विद्रोह हुए, जैसे बंगाल के विद्रोह, जिसमें चुआड़ विद्रोह आता है, जिसका नेतृत्व जगन्नाथ दुर्जन सिंह ने किया, जो 2 चरणों में हुआ। पहले चरण का नेतृत्व जगन्नाथ ने किया, दूसरे चरण का नेतृत्व दुर्जन सिंह ने किया। छोटा नागपुर के क्षेत्र में और बंगाल के मैदानी इलाकों में हुआ था। ये जमींदारी व्यवस्था के विरोध में हुआ था और शोषणकारी नीतियों के विरोध में हुआ था। दूसरा है बंगाल का पागलपंथी विद्रोह। ये 1825 से 50 के बीच हुआ था मेमन जिले में, जो कि पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है। इसका करम शाह के बेटे टीपू ने नेतृत्व किया था। इसका ट्रिक है कि अपने कर्म से कोई मतलब टीपू पागल, अपने कर्म से कोई पागल होता है, वो लिखा इसका ट्रिक। और भूमिज विद्रोह का 1832 से 33 में मिदनापुर जिले में गंगा नारायण के द्वारा नेतृत्व किया गया। ये तीनों विद्रोह जो कि बंगाल में हुए, ये भूमि से निकलती गंगा, ये इसका ट्रिक है। तो पागलपंथी, चुआड़ और भूमिज, ये तीनों विद्रोह बंगाल में हुए थे। उसके बाद उड़ीसा में विद्रोह होने वाले खोंड थे, जो कि नरबली प्रथा में विश्वास रखते थे। उसको प्रतिबंधित करने के कारण जो मेड़िया प्रथा थी, जिसको नरबली प्रथा कहते थे, तो उसके कारण उड़ीसा में ये विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व डोरा बोसाई और चक्र बोसाई ने किया। रंपा विद्रोह होता है आंध्र प्रदेश में। रंपा विद्रोह, जो कि कोया विद्रोह भी कहलाता है, ये 1839 से 1886 के बीच हुआ। 2 चरणों में हुआ, फिर 1922 से 24 के बीच हुआ। मुख्य जो है 1922 से 24 के बीच हुआ, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ। बेगारी के मतलब रेलवे में बेगारी मजदूरी के कारण विरोध में हुआ था। ये अल्लूरी सीताराम राजू ने इसका नेतृत्व किया था। तीसरा है महाराष्ट्र में भील विद्रोह। भील विद्रोह महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में 1817 से 19 के बीच हुआ। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता का नाम अभी स्पष्ट नहीं है। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 और 1839 से 41 के बीच हुआ, जो कि पूना के पश्चिमी घाट में हुआ था। कारण इसका था जमीन पर अधिक लगाना। नेतृत्वकर्ता चित्तूर सिंह और उमामी थे। तो ये मुख्यतः महाराष्ट्र के विद्रोह थे, भील और रामोसी। रामोसी पश्चिमी घाट पूना का था। और पूर्वोत्तरी सीमांत जनजातीय आंदोलन में मुख्यतः अहोम विद्रोह आता है, जो कि असम के नेतृत्व में गोमधर कोनवर द्वारा किया जाता है। और खासी विद्रोह आता है, जो कि मेघालय में तीरथ सिंह द्वारा किया जाता है 1830 में। फिर कुकी विद्रोह आता है, जो कि 1917 से 19 के बीच में मणिपुर में किया जाता है। उसके बाद नागा विद्रोह आता है, जो कि नागालैंड में 1900 से 1931 तक किया जाता है। ये रानी गोंडिंग्यू के नेतृत्व में होता है।
तो ये प्रमुख विद्रोह थे जो कि जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत आते हैं, जो जनजातीय विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों में हुए थे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रिटिश शासन के विरोध में पहले ब्रिटिश शासन स्थापित होता है, उसके बाद 1765 में इलाहाबाद संधि में इसको दीवानी अधिकार मिलते हैं और ये मैदानी क्षेत्रों में अपना अधिकार कर लेता है। उसके बाद मैदानी से पहाड़ी क्षेत्रों में अपने अधिकार को फैलाता है, जिस क्रम में जनजातीय इससे प्रभावित होते हैं और जनजातीय विरोध करते हैं, जिस रूप में जनजातीय विद्रोह का सामना करना पड़ता है अंग्रेजों को। इसी क्रम में ये प्रमुख विद्रोह होते हैं।